हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर है 5 जो बात करता है वाटर के बारे में। पिछला चैप्टर जो था वो बात कर रहा था एयर के बारे में, ठीक है। और आज का चैप्टर बात करेगा वाटर के बारे में। पहली बात तो वाटर हमारे इन्वायरमेंट में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो देखते हैं। देखो, आपने इवापोरेशन का नाम सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं अपन इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ कि जब हमारे जो ओशियंस होते हैं, जितने भी हमारी रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो भी एरिया अर्थ सरफेस का जहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जब सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है, सन की रेस तो कंटिन्यूसली हमारे अर्थ पे आ ही रही हैं, तो इन हिस्सों पे भी जहाँ पे हमारे अर्थ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ पे जब ये सन की रेस पड़ती हैं तो क्या होता है, ज़्यादा पड़ती हैं तो उनसे वहाँ का जो वाटर होता है वो इवापोरेट होने लगता है अपने वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है। वेपर्स के फॉर्म में वो जो है भाप बन के आसमान में जो है वो उड़ने लगता है, ठीक है। ये समझ में आता है। अब इसे ही हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं कि जब पानी जो है, वाटर जो है, वो वेपर के फॉर्म में इवापोरेट होता है तो वो प्रोसेस जो है उसे इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। चलो, इवापोरेशन हो गया। अब क्या होता है कि जो वेपर्स आसमान में गई हैं, ठीक है, आसमान में गई सारी वेपर्स इकट्ठा हो गई है, जितने भी डस्ट पार्टिकल जो भी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन वेपर्स को अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। जिस तरीके से पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गैसेस क्या कर रही थी, हीट को अपने अंदर ट्रैप कर रही थी, ठीक है। इसी तरीके से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ये वेपर्स को, वाटर वेपर्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और क्लाउड फॉर्म करती है। ये क्लाउड दिख रहा है तुम्हें, काला काला हमें बादल दिखाई देता है, तो वो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं जिन्होंने अपने अंदर वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये सारी वाटर वेपर, मतलब सारी वाटर वेपर जो है जब एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा, जब दो वाटर वेपर हैं, तीन वाटर वेपर एक दूसरे से मिलेंगी तो एक ड्रॉप बनाएगी वो पानी का, ठीक है, तो ड्रॉप बना देती है, तो उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन हो गया है। उस वेपर का फॉर्म बदल के वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया है। चलो ठीक है, ये हो गया है कंडेंसेशन। अब ये वेपर से लिक्विड तो बन गया है, पर अब बादल के पास में जो है अगर क्षमता नहीं है इतनी ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो वाटर वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगा। अगर उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है, मतलब कि अगर ज़्यादा वाटर वेपर जो है इकट्ठा होने लगती है पास पास में, तो क्या होगा कि वो सारी मिलके वाटर बना देगी। चलो, लेकिन अब अगर इसकी क्षमता नहीं है बादल की उसको और संभाल के रखने की, तो वो वेपर जो, वो जो पानी है वो बारिश के फॉर्म में, रेनफॉल के फॉर्म में उसका प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, वो वापस अर्थ पे आ जाता है। और इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कि जब वाटर इवापोरेट हुआ ओशन से, ठीक है, ओशन से वाटर इवापोरेट होके गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गया, उसने बनाए बादल, डस्ट पार्टिकल्स सब मिलकर, ठीक है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके वापस लैंड पे आया, ठीक है, लैंड पे आया अब पानी, अब लैंड से वो फिर से ओशन में गया, फिर ओशन से एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से लैंड पे, और लैंड से फिर ओशन में। इस तरीके से ये जो साइकिल चल रही है पानी की, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। और ये वाटर साइकिल क्या है, सर्कुलेशन पानी का ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, ठीक है। लैंड से पानी जाएगा ओशन में, ओशन से जाएगा फिर एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से लैंड पे, फिर लैंड से ओशन में। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। हमारा अर्थ जो है ना वो एक टेरेरियम की तरह है। टेरेरियम मतलब कि एक छोटा सा टेरेरियम जिसमें प्लांट्स भी हैं, वाटर भी हैं, और वो सारा पानी जो है जब उसको वो भाप बन के उड़ता है, ऊपर वेपर बन के उड़ता है और वापस उतना ही अर्थ पे आ जाता है। ऐसा नहीं है, आज भी हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं ना वो सालों पुराना पानी है जो पहले लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। वो वेपर बन के वापस आसमान में गया, फिर आसमान से वापस अर्थ पे आया, ठीक है, फिर अर्थ से वापस जो है वो गया। तो ये साइकिल चल रही है और ये साइकिल चलती ही रहेगी हमेशा। अब यहाँ पे बात होती है कि हमारे मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर का क्या है। फिर हम क्यों कहते हैं हमारे पास में इतना पानी है जो पानी ख़त्म ही नहीं होता। अर्थ का पानी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इवापोरेट होगा वो भले ही, वापस कंडेंसेशन होगा, वापस प्रेसिपिटेशन होगा, जाएगा कहाँ पानी, आ तो वापस अर्थ पे ही रहा है ना।
तो ये जो है पानी की प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की। किसकी? फ्रेश वाटर की। वाटर तो हमारे पास में बहुत सारा है, बहुत सारा। क्यों हम बोलते हैं ना 3/4 हमारा जो पार्ट है वो पूरा वाटर से भरा हुआ है, वाटर से कवर है अर्थ का हिस्सा। तो ये क्या मतलब है कि 4 हिस्सों में से अगर अर्थ के 4 हिस्से हैं तो उनमें 3 हिस्सों में पानी भरा हुआ है। तो हमारे पास में कहाँ है पानी की कमी? लेकिन हमारे पास में कमी है तो फ्रेश वाटर की है। ठीक है, अब ये हमारा फ्रेश वाटर जो है वो हमें मिलता है रिवर्स में, वो पोन्ड्स में मिलता है, स्प्रिंग्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, और वो भी कम। बाकी का जो ओशन जो वाटर है वो आपको सीज़ में, ओशंस में मिलेगा। और यहाँ पे तो वो पानी बहुत ही सॉल्टी है जो हम इसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारे पास में फ्रेश वाटर की कमी है। वाटर की कमी नहीं है, फ्रेश वाटर की कमी है। जैसे आगे इससे बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये तो एक डायग्राम मतलब कि हमारा मैप है जो बता रहा है वाटर बॉडी को कि हमारा देखो कितना हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ बात करते हैं कि ये मैंने बताया जो तुम्हें 3/4 जो अर्थ का पार्ट है, सरफेस है, वो पानी से कवर है। ठीक है, और हमारा जो ज़्यादातर लैंड है वो मतलब कि पानी से भरा हुआ है, समझ में आता है। तो फिर कंट्रीज़ जो ऐसा क्यों सुनने में आता है कि वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, वहाँ वाटर स्कैरसिटी हो गई है? वो इस वजह से क्योंकि जो 97% जो हमारा वाटर है, 97.3% वो सलाइन है। सलाइन मतलब कि वो खारा है, सॉल्टी है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बाकी का जो फ्रेश वाटर है 3%, ठीक है, 3 से भी कम परसेंट है, तो वो हमें मिलेगा आइस केप्स में, ग्राउंड वाटर में, फ्रेश वाटर, लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, मतलब वेपर की फॉर्म में जो प्रेजेंट है ना उसको भी हम फ्रेश वाटर में गिन रहे हैं, जिसको हम यूज़ तो कर ही नहीं सकते हैं ऑब्वियसली। रिवर्स में जो है तो वो बाकी का 2% भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3% भी। ठीक है, मेनली हमारा वाटर कहाँ से यूज़ होता है? ग्राउंड वाटर से होता है या लेक से या रिवर से। बाकी एटमॉस्फेयर का तो हम कर नहीं सकते हैं, आइस कैप्स का जमा हुआ है, और इनलैंड सी और सॉल्ट लेक्स का भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी स्कैरसिटी हमारे पास में फ्रेश वाटर की। ठीक है, अब सैलिनिटी क्या है? हम बार बार कह रहे हैं कि सैलाइन वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खारा है। तो उसको हम एक डेफिनेशन है उसकी देख लेते हैं कि सैलिनिटी जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है कि 1 लीटर वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, उसे सैलिनिटी कहते हैं। ठीक है, कि मेरे पास में 1 लीटर पानी है, जैसे कि मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेरे पास में एक जो है वो जार है और इस जार में जो है वो कितना वाटर पानी भरा हुआ है? 1 लीटर पानी भरा हुआ है। और इस 1 लीटर पानी में कितना ग्राम जो है वो सॉल्ट है, अमाउंट है सॉल्ट का, उसे हम सैलिनिटी कहते हैं कि इस पानी की सैलिनिटी कितनी है। ऐसे ही हमारे जो ओशियंस होते हैं ना, महासागर, समुद्र होते हैं, उनकी सैलिनिटी होती है 35 पार्ट पर 1000, कि अगर 1000 पार्ट जो है पानी का हिस्सा है तो उसका 35 हिस्सा, जो 35 पार्ट्स है, वो पूरा सॉल्ट से भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्ट से भरा हुआ है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास में आया है डेड सी। डेड सी क्या है? डेड सी है एक इज़राइल में। इज़राइल एक कंट्री है जो अभी बहुत ही न्यूज़ में है। तो इज़राइल के अंदर एक डेड सी है जिसकी सैलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है। देखो कितनी ज़्यादा है सैलिनिटी। अब ओशन की सिर्फ 35 पार्ट पर 1000 है, लेकिन इसकी 340 ग्राम पर 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर वाटर। और वहाँ के सी में मतलब आप जाओगे ना तो आप स्विम करने जाओगे तो वहाँ पे उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है। जब इतनी सैलिनिटी है उसकी, सॉल्ट इतना है उसमें, तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गई है। तो वहाँ पे ह्यूमंस हैं, कोई भी अगर आप चीज़ डालोगे तो वो तैरने लग जाएगी, उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी। ठीक है, ये एक फैक्ट था जो तुम्हें याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वाटर जो है बिल्कुल हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और सिर्फ वाटर ही हमारी जो है प्यास को बुझा सकता है। हमें इतने प्रीशियस रिसोर्स को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओशियन सर्कुलेशन क्या है? देखो अभी वाटर की चीज़ देखी कि वाटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना कितना प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर कितना है, सॉल्टी वाटर कितना है। ठीक है, अब सर्कुलेशन क्या है भाई? ओशियन सर्कुलेशन कि आपने जब ये देखा होगा बीच,
तो बीच पे कैसे लहरें जो हैं वो बहती हैं, पानी की लहरें जो है वो बहती है, पानी खारा होता है वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सुहावना आपको वो दृश्य देखने को मिलता है बीच पे, ओशियंस को अगर देखने जाओगे आप तो। और यहाँ पे ये सब छोड़ो चीज़ें, लेकिन जो काम वाटर होता है ना वो पॉन्ड्स और लेक्स में होता है। काम मतलब कि ठहरा हुआ, बल्कि जो ओशियंस में वाटर होता है ना वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से ऐसे वो फ्लो करता रहता है, वो रुकता नहीं है, कभी ठहरता नहीं है ओशियन का वाटर। बल्कि आप जब लेक्स में देखोगे अगर पानी, या पॉन्ड्स में, तालाबों में, इन सब में देखोगे ना तो वाटर आपको ठहरा हुआ मिलेगा, थोड़ा ठहरा हुआ मिलेगा, बट ओशन में ऐसा नहीं है। और जो मूवमेंट होता है ना वाटर का, जो मूवमेंट होता है ओशियंस के अंदर, उसी से हम कैटेगराइज करते हैं कि उसका सर्कुलेशन कैसा है, उस पानी का सर्कुलेशन कैसा है। क्या वो वेव की फॉर्म में मूवमेंट कर रहा है, क्या वो टाइड की फॉर्म में मूवमेंट कर रहा है, या करंट की फॉर्म में। ये 3 तरह के होते हैं जिस तरीके से पानी जो है वो मूवमेंट करता है। कहाँ पे? ओशियंस की बात हो रही है। तो ओशियंस में 3 तरीके से पानी जो है, वाटर जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। एक वो कर सकता है वेव के फॉर्म में, एक कर सकता है टाइड के फॉर्म में, और एक कर सकता है करंट्स के फॉर्म में। मैं इनकी डेफिनेशन भी पता चलेगी अभी आगे आपको। फिर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कि 22 मार्च जो है उसको हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। चलो याद रखना इसको, 22 मार्च। फिर वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि वाटर मूवमेंट करता है 3 तरीके से, वेव है, टाइड है और करंट से। अब फर्स्ट है वेव। वेव क्या होती है? जब वाटर जो है अपने सरफेस से ऊपर उठे या नीचे गिरे, मतलब कि उसका राइज हो, फॉल हो, इस तरीके से जो है अपने सरफेस से वो मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, तो उसे हम वेव्स कहते हैं कि ये वेव की फॉर्म में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है वाटर, ठीक है। समझ में आ गया। अब वेव कब बनती है, ऐसा मूवमेंट क्यों करता है वाटर, इसको क्या ज़रूरत पड़ी? जब हवा जो हमारी बहती है ना, तो वो हवा क्या करती है, ओशियन के सरफेस पे टकराती है। ये ओशियन है हमारा पूरा, अभी पानी स्थिर है, चलो। अब हवा जो है इससे टकराई, तो ये हवा क्या करते हैं, इस पानी को मजबूर कर देती है ऊपर उठने में, नीचे गिरने में, ऊपर उठने में, नीचे गिरने में। इस तरीके से ये जब राइज और फॉल होता है ना वाटर का मूवमेंट, इस तरीके से होता है, तो हम उसे वेव कह देते हैं। और वेव बनती है विंड की वजह से, ठीक है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतना ही आपका बड़ी वेव बनेगी, और जितनी कम स्ट्रॉन्ग होगी उतनी कम वेव बनेगी। मतलब ऐसी बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे ऐसी वेव बन रही है, मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है। अगर थोड़ी थोड़ी ऐसी बन रही है तो मतलब कम विंड हो, हवा जो है कम बह रही है, कम गति से, स्पीड कम है उसकी। इस तरीके की हम बातें करते हैं। अब यहाँ पे बात पता चलती है हमें कि स्टॉर्म जब आता है ना, तो उस समय पे जो हवा है वो बहुत ही हाई स्पीड में ब्लो करती है, तो बोलते हैं कि ह्यूज वेव्स जो हैं वो आई है ओशंस में, ह्यूज वेव आई है। बाकी दूसरे भी कुछ वो होते हैं फीचर, जैसे कि अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, लैंडस्लाइड है। इनकी वजह से भी क्या होता है, वेव्स बनती हैं। किनकी वजह से? अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, या लैंडस्लाइड है। एक और चीज़ यहाँ पे पता चल रही है कि जब और ये इस वजह से, इन सब वजह से क्या होता है, ह्यूज टाइड वेव बनती है। ह्यूज टाइड वेव का मतलब क्या होता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। कि जब उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वेव की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसे हम सुनामी कह देते हैं। 15 मीटर की हाइट जो होती है ना, वो उसे हम कहते हैं कि सुनामी आ गई है। अगर 15 मीटर तक वो ऊपर चली जाती है उसकी हाइट जो है वेव की, तो उसे हम कहते हैं कि सुनामी आ गई है। अब मतलब कि लार्जेस्ट सुनामी अभी तक जो मेज़र की गई है वो 150 मीटर हाइट तक की गई है। मतलब अगर 15 मीटर तक आती है तो हम कहते हैं हाँ सुनामी आई है, लेकिन अभी तक जितनी हाईएस्ट सुनामी आई है ना, हाइट की अगर बात करूँ तो वो होगी उसकी 150 मीटर की, ठीक है। और वेव ट्रेवल करती है एट मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। याद रखना, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है वेव्स। और सुनामी जो है 2004 में आई थी, हमारे इंडियन ओशियंस में आई थी, और जिसकी वजह से हमारा जो इंदिरा पॉइंट का नाम सुना होगा आपने, ये हमारा इंडियन ओशन का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। आई थिंक साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में पड़ता है।
और इस सुनामी की वजह से ये जो इंदिरा पॉइंट था ना वो पूरी तरीके से डूब गया था। 2004 में आई थी ये सुनामी, 26 दिसंबर 2004, याद रखना। और ये सबसे डिवास्टेटिंग सुनामी थी अभी तक की हमारे इंडियन ओशन में, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2004 की सुनामी जो हमारे इंडियन ओशन में आई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लाखों लोगों के जो घर थे वो बर्बाद हो गए थे। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस पूरे वो है, इसमें यही बताया गया है, पढ़ लेना, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं वो है इम्पॉर्टेंट। अब देखो टाइड्स, टाइड्स क्या होता है? वेव्स तो पता चल गई कि जब वाटर का जो है वो राइज़ या फॉल, तो उसे हम कहते हैं वेव्स हैं। चलो टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स होते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, उसको हम टाइड कहते हैं। ये टाइड का मतलब क्या है? देखो ये हमारा सरफेस है ओशन का, ठीक है। टाइड का क्या होगा? रिदमिक राइज होगा, ऊपर उठेगा लेकिन उतना ही नीचे भी जाएगा, ठीक है। अपने उसका जो बेस लेवल है ना, वाटर का बेस लेवल है, उसके ओशन सरफेस का बेस लेवल, उससे भी नीचे जाता है वो, और फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसको हम टाइड्स कहते हैं। ये टाइड्स होते हैं, ठीक है। और दिन में अगर ये 2 बार हो कि 2 बार रिदमिक राइज और फॉल हो वाटर का, तो वो टाइड्स कहलाता है, ठीक है। और वेव्स तो सिर्फ एक ऊपर नीचे ऐसी वेव्स होती हैं। और टाइड्स अपने सरफेस से ऊपर नीचे, तो उसे हम टाइड्स कहते हैं। चलो ये टाइड्स जो होते हैं वो मतलब कि जब अपने हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं, मतलब जो एक सी लेवल है ये, और एक पॉइंट मान लिया हमने कि यहाँ तक जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे टाइड टच करते हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट को टच करते हैं। तो यहाँ पे जब टच करेंगे ना तो उसे बोलेंगे कि ये हाई टाइड है, ठीक है। अब ये टाइड नीचे आया और इसने सबसे लोवेस्ट पॉइंट को टच किया। मान लो ये बीच का बेस लेवल है जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, लेकिन जब हाईएस्ट टाइड आता है ना तो ये इतना ऊपर चले जाता है ये पॉइंट तक, फिर इसको हम हाईएस्ट टाइड कह देते हैं। फिर ये नीचे आता है, ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे, तो इसे हम लो टाइड कह देते हैं। फिर से ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हम इसे कहेंगे हाई टाइड, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे फिर आएगा तो इसे कहेंगे लो टाइड। सरफेस लेवल पे रहता ही नहीं है टाइड में तो सिचुएशन, तो ये कहता है, इसे कहते हैं कि ये हाई टाइड है या लो टाइड है। अपने सरफेस से कितना हाई है कितना लो है उसी से कहते हैं कि ये हाई टाइड है या लो टाइड है। अब ये हाई टाइड और लो टाइड बनते क्यों हैं वो देखते हैं। वेव तो बन रही थी आपकी विंड की वजह से, हवा की वजह से, कि समुद्र की सतह पे जब हवा टकराती है तो वो वेव बनाती है। अब टाइड क्यों बनते हैं? टाइड बनते हैं फोर्स की वजह से। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि ये फोर्स हमें जो है वो हर चीज़ हमारी अर्थ की है उसको बाइंड करके रखता है, हमें जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, समझ लो ऐसा। और ये ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ के ऊपर थोड़ी है, ये तो मून के पास में भी है और ये तो सन के पास में भी है। इस वजह से जब अर्थ जो सन है वो ये तीनों जो हैं, मतलब मून और सन और अर्थ जो है वो राइट एंगल बनाए, ठीक है। ऐसी पोजीशन में जब खड़े हों, ऐसी पोजीशन कब आएगी कि अर्थ का है सैटेलाइट मून, और ये मून अर्थ का चक्कर लगाता रहता है और अर्थ सन के चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। पर एक समय ऐसा आएगा जब मून जो है वो यहाँ पे खड़ा होगा अर्थ के हेड पे बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, और अर्थ बिल्कुल सामने होगी सन के, तो इस सिचुएशन में लो टाइड होगा, ठीक है। लो टाइड क्यों होगा? क्योंकि मून अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। क्या खींच रहा है? फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वाटर के ऊपर, ओशियंस के ऊपर, ठीक है। और वो वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है। अब कोई चीज़ यहाँ से ऊपर खींची जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? उसका कंप्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। लेकिन सन भी तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन सन की डिस्टेंस बहुत दूर है और मून तो पास में ही है। इस वजह से यहाँ पे टाइड तो है लेकिन लो टाइड है, कम होगा, ठीक है। कम क्यों है? दोनों फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दूरी इतनी है, और मून जो है ऐसा नहीं है, अगर ये सिचुएशन दूसरी होगी और यहाँ पे क्या होगा? लो टाइड होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बहुत है और ये राइट एंगल पे एक दूसरे के सिचुएटेड है। अगर मून जो है वो यहाँ पे भी होता ना तो भी इसे हम कहते हैं कि ये लो टाइड है, इसे नेप टाइड भी कहा जाता है और लो टाइड भी कहा जाता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है सन और मून अर्थ के सरफेस पे, और उसकी वजह से टाइड आते हैं। और जो वाटर है अर्थ का, जब मून के पास में जाता है, मून जब पास में आ जाता है अर्थ के, तो वो उसको पुल करने लगता है अपने पास में, और इसे हम कहते हैं कि यह हाई टाइड है या लो टाइड है। चलो, सबसे हाईएस्ट टाइड जो है ना, वो आते हैं स्प्रिंग टाइड में। मतलब जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में खड़े हो, ये मून आगे हो या पीछे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो नाइट होंगी, एक न्यू मून नाइट होगी, एक फुल मून नाइट होगी, जो 6th की क्लास में हमने पढ़ा है अच्छे से। फुल मून नाइट क्या होगी, जब, और न्यू मून नाइट की जब ये बीच में खड़ा है मून, सन और अर्थ के बीच में, सन की रेस डायरेक्ट पड़ेगी इस पे, यहाँ पे न्यू मून नाइट होगी। और जब ये मून पीछे खड़ा है जहाँ पे डायरेक्ट रेस नहीं जा रही है सन की, तो यहाँ पे फुल मून नाइट होगी। चलो, ये दो सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टाइड आएगा। सबसे हाईएस्ट टाइड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मून है, मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई टाइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मून भी और सन भी दोनों अपना फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाई टाइड आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे दो हिस्सों में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टाइड आएगा। और वो जो सिचुएशन थी जहाँ पे मून जो है और सन जो है, अर्थ, ये अपना 90 एंगल के डिग्री पे खड़े हैं तीनों, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, लो टाइड आएगा। बिकॉज सन का जो फोर्स है वो लग तो रहा है लेकिन कम लग रहा है, बल्कि जो मून है वो सन के, अर्थ के जो है बिल्कुल टॉप मोस्ट पे पार्ट पे खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, अपना प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जितना भी वाटर उसको पुल कर रहा है। लेकिन इन दो हिस्सों में वहाँ पे लो है, तो ये क्या है, लो टाइड है। यहाँ पे सबसे हाई है तो ये हाई टाइड है, यहाँ पे भी हाई है तो क्या है, हाई टाइड है। ये समझ में आ रहा है। चलो, अब ये हाई टाइड जो होता है, हाई टाइड का क्या मतलब है कि जितना वाटर ऊपर जाएगा उसे हम हाई टाइड कहते हैं, और जितना वाटर जो है बिल्कुल ऐसा रहेगा तो उसे हम लो टाइड कहते हैं, या ज़्यादा वो ऊपर नहीं गया नीचे आया तो उसे हम लो टाइड, हाई टाइड ऐसे कहते हैं। अब हाई टाइड क्या हेल्प करता है, जितना हाई टाइड आएगा ना, ऐसा मूवमेंट होगा तो क्या होगा, हेल्प होगी नेविगेशन में। नेविगेशन मतलब कि जब ये जो शिप्स होती हैं, हमारी जो शिप्स चलती हैं ओशंस में, सीज़ में, तो वो आसानी से अपने रास्ते पे आ सकती है। रास्ते पे मतलब अपने जो तट पे वो आसानी से आ पाएंगी, जितनी ज़्यादा लहरें स्पीड में चलेगी तो उनको आसानी होगी। साथ में जो हाई टाइड ये लहरें चलती है ना, उसकी वजह से जो फिशेज़ होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती है पास में। कहाँ पे, शोर मतलब कि आपका जो ये बीच वाला एरिया होता है उसके आसपास जो है वो फिशेस आ जाती है इस मूवमेंट की वजह से, इस टाइड की वजह से। तो एक तो दूसरा ये है। तीसरा है कि जब हाई टाइड होते हैं तो इस राइज़ और फॉल की वजह से हमें आसानी होती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो तीसरा कारण ये है। हाई टाइड 3 चीज़ों में हेल्प करता है, एक नेविगेशन में, दूसरा शिप्स का, मतलब कि हाँ नेविगेशन मतलब शिप का मूवमेंट्स आसानी से हो पाएगा, और दूसरा फिशिंग आसानी से हो पाएगी, लोग आसानी से फिशेस पकड़ पाएंगे, और तीसरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प मिलती है। तो 3 जो है चीज़ें हेल्प करती है हाई टाइड में। अब ओशियन करेंट्स, तो वेव समझ में आ गई। वेव को तो राइज और फॉल है, क्यों है, विंड की वजह से। दूसरा हमारे पास में टाइड है, टाइड में भी राइज और फॉल है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट सबसे लोवेस्ट पॉइंट टच करेगा तो हाई टाइड लो टाइड होगा। और टाइड क्यों आते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मून और सन की वजह से। अब करेंट्स, ओशन करेंट्स क्या है, देखो ओशन करेंट्स जो होते हैं ना, वो वाटर की स्ट्रीम्स हैं, लहरें हैं, वाटर की स्ट्रीम्स हैं जो फ्लो कर रही है कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये ना पीछे मुड़ रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। उसे हम कहते हैं कि ये ओशन करेंट्स हैं। ठीक है, ये ओशन करेंट्स फ्लो कर रहा है हमारे ओशियंस में। जब वो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वाटर की स्ट्रीम्स का, तो उसे हम कहते हैं कि वो ओशन करेंट्स है। अब वार्म वाटर जो है, मतलब ओशन करेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वार्म करंट होते हैं, वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, और एक कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं। जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं वो जनरली आपको इक्वेटर के पास में मिलेंगे, क्योंकि इक्वेटर वाला हिस्सा क्या है, गर्म है। ऑब्वियसली हमें पता है क्यों गर्म है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट आ रही
रही है, तो यहाँ का जो पानी होगा वो भी क्या होगा, गर्म होगा। चलो इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे वार्म करंट है। फिर यहाँ पे पोल वाला हिस्सा क्या होगा, कोल्ड होगा। क्यों कोल्ड होगा, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा वाटर फ्लो करेगा, कोल्ड करंट, ठीक है। और यहाँ पे वार्म करंट। चलो, और यहाँ पे एक कोशिश हमेशा रहती है कि जो वार्म वाटर करंट होता है वो कोशिश करता है कोल्ड पोल की तरफ जाने की, और पोल वाला जो ओशन करंट होता है वो कोशिश करता है इक्वेटर की तरफ आने की। इस वजह से इस तरीके से ये मूवमेंट जो है इनका होता रहता है। जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो कोल्ड करंट है, और गल्फ स्ट्रीम का जो वार्म करंट, यहाँ पे सिर्फ 2 करंट दिए गए, लेकिन बहुत सारे करंट्स होते हैं, उनके नाम तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर प्रीलिम्स देनी है तो। चलो इतना तो समझ में आया कि ओशन करंट्स क्या है। ये स्ट्रीम्स का फ्लो है, वाटर की स्ट्रीम्स का फ्लो है जो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बस। ये करंट 2 टाइप का होता है, वार्म होता है, कोल्ड होता है। वार्म कहाँ पे होता है, जनरली इक्वेटर पे होता है, और कोल्ड जनरली पोल्स की टूवर्ड्स होता है। अब ये यहाँ पे तुम्हें अच्छा सा मैप भी दिया गया है ताकि तुम अच्छे से समझ सको। ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही होंगी ये वार्म ओशन करंट है, और ये आपकी इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास कितना वार्म ओशन करंट है दिख रहा है, और ये जो है सारा पोल की टूवर्ड आपको ये पूरा जो ब्लू में है वो कोल्ड करंट है, और जो जितना भी रेड में है वो आपका दिखेगा वार्म ओशन करंट। तो कौन सा ओशन करंट कहाँ पे फ्लो करता है ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि जब ये वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ही फॉगी वेदर का एक्सपीरियंस होता है, बिकम डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, और वो ऐसी सिचुएशन बना देता है जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलता है एक दूसरे से तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देता है नेविगेशन के लिए। ये इसमें तो बहुत ही कम दिया गया है करंट्स के बारे में, ओशन करंट, लेकिन जब तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना एनसीईआरटी को तो तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी इतना काफ़ी है। चलो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।